हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक क्लास। आज हम कल जो हमने टॉपिक में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया था, तो उसकी जो लास्ट टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड आज का हमारा टॉपिक है। जो हमने 5 टाइप्स की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो उसकी जो लास्ट टाइप है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखो, व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मींस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 0। क्लियर है? अब देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है? व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज। देखो, जब प्राइस में थोड़ा सा प्राइस में चेंजेस होने से डिमांड पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि देखो, जब भी प्राइस इंक्रीज हो जाए या प्राइस डिक्रीज हो जाए, बट उसका डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिमांड है वो अनइफेक्टेड रहती है, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। when the proportionate change in price but there is no change in demand, then it is called perfectly inelastic demand। मीन्स कि जब प्राइस में प्रोपोर्शनेट चेंज होने से, प्राइस इंक्रीज होने से, डिक्रीज होने से डिमांड पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। डिमांड क्या है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, डिमांड स्टैटिक रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब इसको हम फिगर की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस प्राइस एंड एक्स एक्सिस पे डिमांड। अब देखो कि अगर प्राइस का लेवल है ओपी, देखो जब प्राइस है ओपी, देन उस टाइम पे जो कंज्यूमर है वो ओ क्यू क्वांटिटी की डिमांड करता है। कोई भी कमोडिटी है, अगर प्राइस का लेवल ओपी है, देन उस टाइम पे कंज्यूमर ओ क्यू क्वांटिटी डिमांड करता है। बट अगर प्राइस का लेवल उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, अगर प्राइस का लेवल ओपी से OP1 हो जाता है, OP1, एंड जो कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, और अगर इसके ऑपोजिट अगर प्राइस क्या है ओपी से OP2 हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, देन उस टाइम पे भी कंज्यूमर की जो डिमांड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये क्या हमारी DD डिमांड कर्व। मतलब कि जो ये डिमांड कर्व है वो क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल। वाई एक्सिस के पैरेलल मींस जैसे हमने देखते हैं वाई एक्सिस की जो लाइन है वैसे ही डिमांड कर्व की लाइन है, मतलब जो डिमांड कर्व है वो क्या है? वाई एक्सिस के समांतर है, पैरेलल है, समान है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर प्राइस का लेवल ओपी है, प्राइस ओपी है, तो उस टाइम पे भी कंज्यूमर ओ क्यू क्वांटिटी की डिमांड करता है, और अगर प्राइस क्या है ओपी से OP1 हो जाता है, तब भी कंज्यूमर अपनी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं करता, और अगर प्राइस क्या है ओपी से OP2 हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तब भी कंज्यूमर अपनी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं करता। तो ये होती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की सारी टाइप्स हमने कंप्लीट कर ली। फर्स्ट टाइप क्या थी? परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा था और डिमांड में चेंजेस देखे थे। और उसके बाद हमने रिलेटिवली इलास्टिक मींस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, जब क्या है प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस आता है बट डिमांड क्या है बहुत ज्यादा चेंज होती है। ठीक है, प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से डिमांड जब ज्यादा चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं मोर देन 1। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक। और देखो लेस देन 1 कब होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कि जब प्राइस में ज्यादा चेंज आने से डिमांड में थोड़ा सा चेंज आता है। क्लियर है? और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है कि जब प्राइस में चेंजेस होते रहते हैं, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, बट जो डिमांड है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जब जो प्राइस में चेंजेस आए हैं उतना ही चेंजेस डिमांड में आता है, तो वो होती है यूनिटरी इलास्टिक। लाइक जैसे कि अगर प्राइस में 20% चेंज आया तो डिमांड में भी 20% चेंज आता है। देखो नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको मेजर करने के मेथड्स, मेथड ऑफ मेजरमेंट
of price elasticity of demand. अब देखो देयर आर थ्री मेथड्स हैं जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं. एंड दीज थ्री मेथड्स आर, फर्स्ट मेथड है परसेंटेज और proportionate मेथड. सेकंड मेथड है सिमेट्रिक मेथड. एंड जो लास्ट थर्ड मेथड है वो कौन सा है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. अब देखो ये थ्री टाइप्स हैं जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, सेकंड है सिमेट्रिक मेथड एंड लास्ट थर्ड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. तो फर्स्टली हम परसेंटेज मेथड के बारे में रीड करेंगे कि परसेंटेज मेथड क्या होता है और इससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. To calculate the price elasticity of demand, can be calculated by, अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल proportionate change in quantity demand divided by proportionate change in price. देखो जो लास्ट कल वाले टॉपिक में हमने किया था मेथड सेम वही फॉर्मूला यूज होगा. तो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी कैलकुलेट बाय द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी कैलकुलेट बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है, परसेंटेज कितने परसेंट चेंज आया है, डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया. तो अगर हम इसको सिंबॉलिकली टर्म में प्रेजेंट करें, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू मींस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, डिवाइड बाय क्यू. क्यू मींस जो आपकी फर्स्टली पहले डिमांड कितनी थी और बाद में उसमें कितना चेंज आया. नेक्स्ट डेल्टा पी डिवाइड बाय पी. डेल्टा पी मींस कि जो प्राइस है उसमें कितना चेंज आया एंड जो पी मींस कि जो आपकी इनिशियल स्टार्टिंग में जो डिमांड थी वो क्या है. देखो अगर हम इस फॉर्मूले को सोल्व करें डेल्टा क्यू बाय क्यू, अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे पी बाय डेल्टा पी. अब देखो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू. तो ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला में. अब देखो इसको हम फॉर्मूले को क्या है न्यूमेरिकल सम में यूज करते हैं. तो एक हमें न्यूमेरिकल सम की एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्राइस, देखो अगर कमोडिटी का प्राइस है वो व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस 7 to 10. देखो अगर जब कमोडिटी का प्राइस क्या है 7 से 10 हो जाता है देन उस टाइम पे जो डिमांड है वो क्या डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस 6 to 4. ओके
देखो कि जब कमोडिटी का प्राइस है 7 से 10 हो जाता है तो डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाती है 6 to 4। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसको हम कैलकुलेट किस से करेंगे, इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। प्राइस डिमांड 6 to 4। अब देखो कि हमारे पास जो इनिशियल प्राइस है, इनिशियल मतलब पहले जो प्राइस कितना था 7, मींस जो पी है वो कितना है 7, और उसके बाद प्राइस में कितना चेंज हुआ है 7 से 10, मतलब कि जो सेकेंड टाइम जो प्राइस है वो कितना है 10, और उसको हम P1 से डिनोट करेंगे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, डेल्टा पी फाइंड करना है, मींस कितना चेंज आया है प्राइस में। 7 से प्राइस कितना हो गया है 10, तो कितना चेंज आया प्राइस में 3। क्लियर है? 3 का चेंज आया है। P1 माइनस P इक्वल 10 माइनस 7 3। ओके, नेक्स्ट है Q, मींस जो क्वांटिटी डिमांड है वो पहले कितनी थी 6, और अब जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कितना चेंज आया है 6 से 4 हो गई है, तो जो डेल्टा Q है वो कितना होगा -2। तो यहाँ पे मेनली माइनस का कोई इशू नहीं होता है, आप 6 - 4 भी कर सकते हो, 2 भी आ सकता है, तो इस माइनस से रिलेटेड कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। अगर आपने माइनस लगाना है तो आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। अब देखो कि जो हमारे पास परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है डेल्टा Q बाय डेल्टा P डिवाइड P बाय Q, तो इसमें हमने जो भी हमारे पास P डेल्टा P डेल्टा Q की जो भी वैल्यूज आई हैं वो हम इस फॉर्मूले में लिख देंगे। तो जो डेल्टा Q है वो हमारे पास कितना है -2, एंड डेल्टा P कितना है 3, मल्टीप्लाई P कितना है हमारे पास 7, एंड जो Q है वो कितना है 6, 2 3 6 -7 बाय 9। अब देखो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 7 को, तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 0. तो मतलब कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा -0.77। ये हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने किस मेथड के थ्रू फाइंड की है, परसेंटेज मेथड। तो ये क्या है, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है। ओके, और जो हमारे पास प्राइस पहले कितना था 7 रुपीज, वो इंक्रीज हो गया कितना हो गया 10, मतलब प्राइस में कितना चेंज आया है 3, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो गई, पहले 6 थी बट प्राइस में चेंज आने से वो क्या है 4 हो गई है। तो मतलब कि जो डेल्टा Q है क्वांटिटी डिमांड है उसमें कितना चेंज आया है 2, तो उसको हमने बस फॉर्मूले में पुट करना, और हमारे पास जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी आएगी -0.77। क्लियर है? तो ये है परसेंटेज मेथड। नेक्स्ट मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड, if we want to find the price elasticity of demand at different point demand curve, then we use ज्योमेट्रिक मेथड। अब देखो ज्योमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि इफ वी वांट टू फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व देन वी यूज ज्योमेट्रिक मेथड। मींस कि जो हमारे पास डिमांड कर्व दी होती है, अगर हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करना चाहते हैं,
डिमांड कर्व के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना चाहते हैं देन उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट मेथड। देखो ज्योमेट्रिक मेथड को पॉइंट मेथड भी कहते हैं। पॉइंट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम डिमांड करके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं। ओके, तो इसीलिए इसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे डिमांड कर्व को प्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, प्राइस, डिमांड, ये क्या है हमारी डिमांड कर्व ए बी। ये क्या है हमारा मिड पॉइंट बी एंड दिस इज एंड पॉइंट, दिस इज एंड पॉइंट। अब देखो ये जो हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स पे हमने प्राइस जो 5 पॉइंट्स हैं डिमांड कर्व में, इन 5 पॉइंट्स में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम ज्योमेट्रिक मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो जो P है वो क्या है, मिड पॉइंट। P इज द मिड पॉइंट विच डिवाइड द डिमांड कर्व इनटू 2 पार्ट्स। P क्या है, मिड पॉइंट है, और ये क्या है, जो ये डिमांड कर्व है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, P B लोअर पार्ट एंड P A अपर पार्ट। तो ज्योमेट्रिक मेथड से अगर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लोअर पार्ट डिवाइड बाय अपर पार्ट। क्लियर है? तो देखो कि अगर हम ए पॉइंट पे, ओके, ए पॉइंट पे अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करना चाहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब देखो एट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर पार्ट डिवाइड बाय अपर पार्ट एट द ए पॉइंट। ए पॉइंट पे अगर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी है कि इस ए पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोअर पार्ट, ए पॉइंट के जो लोअर पार्ट में क्या है, ए बी। ए पॉइंट के लोअर पार्ट में क्या है, लोअर मतलब नीचे वाले पार्ट में क्या है, ए एंड बी। बट अपर पार्ट में, ए के अपर पार्ट में क्या है, अपर मतलब ऊपर वाले पार्ट में, तो कोई भी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, मतलब 0। तो जब हम ए बी को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, इन्फिनिटी। मीन्स कि ए पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बट जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, और सेंटर पॉइंट पे कांस्टेंट भी हो सकती है। तो जो ए पॉइंट है उस पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, इन्फिनिटी। जिसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो अगर हम बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे बी पॉइंट पे अगर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है तो देखो बी पॉइंट के लोअर पार्ट में कुछ भी नहीं है, बी पॉइंट से क्योंकि कोई भी नीचे और पार्ट नहीं है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0। लोअर पार्ट में कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक है, एंड अपर पार्ट में क्या है, बी पॉइंट के अपर पार्ट में क्या है, बी ए। तो जब हम 0 को बी ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। मीन्स कि बी पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इक्वल 0। इक्वल 0 मीन्स प्राइस में चेंजेस होने से जब डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, डिमांड क्या है, कांस्टेंट रहती है, तो वो होती है हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? तो बी पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इक्वल 0।
और अगर हम जो मिड पॉइंट है पी हमारे पास मिड पॉइंट है, तो अगर इस पॉइंट पे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करना चाहते हैं पी पॉइंट पर, तो फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, लोअर पार्ट डिवाइड बाय अपर पार्ट। अब देखो पी पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, इसके लोअर पार्ट कौन सा है, पी बी, और जो अपर पार्ट है वो कितना है, पी ए। तो मतलब कि जो दोनों पार्ट है पी बी और पी ए, इन दोनों का जो एरिया है, ठीक है, वो इक्वल एरिया है। डिफरेंस दोनों में क्या है, इक्वल है। इसका पार्ट और इसका पार्ट दोनों क्या है, इक्वल है। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी क्या है, 10 है। ठीक है, अगर नंबर की फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ पे 10% है तो यहाँ पे भी 10% है, और अगर दोनों साइड 10% होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, कि मतलब कि जो प्राइस पी पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल होती है 1, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में हमने क्या देखा था, व्हेन दी जब प्राइस में जो चेंजेस होते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज होगा, ठीक है, वो इक्वल होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, व्हेन दी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, मतलब अगर प्राइस में 10% चेंज हो रहा है तो डिमांड में भी 10% चेंज होगा। अगर प्राइस में 15% चेंज हो रहा है तो डिमांड में भी 15% चेंज होगा। और ये क्या है, हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो पी पे वो कितनी है, इक्वल 1। और अगर हम एन पॉइंट पर हमने प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को कैलकुलेट करना है, तो एन का जो लोअर पार्ट है वो कितना है, एन बी, और जो अपर पार्ट है उसमें क्या है, एन ए या फिर ए एन। तो मतलब ये देखो कि जो एन बी का एरिया है वो कितना है, लार्ज है, ज्यादा बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन एन ए के एरिया से। अब देखो जो एन ए का एरिया है वो तो सिर्फ इतना ही है, यहां तक है, बट जो एन बी का एरिया वो क्या है, इसके बाद वाला सारा पार्ट है। ओके, तो मतलब कि अगर यहाँ पर एन बी का एरिया कितना है, सपोज हम मानते हैं 10 है, और एन ए का एरिया वो कितना है, 5 है, तो 10/5 करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2। मींस जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर है 2 जो कि 1 से बड़ा है। तो एंड पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। और ये क्या होती है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, व्हेन दी प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। जब प्राइस डिमांड में क्या है, प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो एंड पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 1। देखो अगर हम एंड पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करना चाहते हैं एम पॉइंट पर, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, एट द एम पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो एम पॉइंट पर जो लोअर एरिया वो हमारे पास कितना है, एम बी, बट जो अपर एरिया वो हमारे पास कितना है, एम ए, फिर जिसको हम ए एम बी डिनोट लिख सकते हैं। तो एम बी का एरिया देखो, एम बी के एरिया का जो साइज है वो क्या है, कम है इन कंपैरिजन एरिया ऑफ ए एम। अब देखो एम बी का एरिया है वो कितना है, यहाँ तक, ठीक है, बट जो ए एम का एरिया वो इसके बाद वाला जितना भी एरिया वो सारा क्या है, ए एम का एरिया। तो मतलब कि ए एम का जो साइज है वो इन कंपैरिजन एम बी के वो क्या है, ग्रेटर देन है। अब देखो यहाँ पे अगर 5 है नंबर और यहाँ पे ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे 10 है, ए एन पे 5 बाई 10, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 के फॉर्म में आएगा। मतलब कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एम पॉइंट पर वो क्या है, लेस देन 1 से कम है। मतलब कि देखो जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, 0 में। क्लियर है। तो ये थी हमारा ज्योमेट्रिक मेथड जिसमें हमने क्या है, डिमांड कर्व पे जो हमें एक डिमांड कर्व दी हुई है उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड किया है। अब देखो जो ए पॉइंट है उस पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है
इन्फिनिटिव मतलब कि जब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होता है बट डिमांड है जो वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। और पी पॉइंट पर अगर हम देखें तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल 1 है, मींस व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस में चेंजेस और क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस दोनों क्या है इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारी यूनिटरी इलास्टिक। और बी पॉइंट पे क्या है कि जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 0 है, मींस प्राइस में चेंजेस होने से डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होता। और एम पॉइंट पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है? लेस देन 1, मींस रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्यों है लेस देन 1? क्योंकि जो एम पॉइंट का एरिया है वो क्या है, उसका साइज कम है इन कंपैरिजन एरिया ऑफ ए एम पॉइंट, तो इसलिए जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या है लेस देन 1 होगा, 1 से कम आंसर हमारे पास आएगा। और एंड पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है ग्रेटर देन 1, ठीक है। ग्रेटर देन 1 क्यों होती है? क्योंकि जो एंड पॉइंट पे जो हमारे पास लोअर एरिया होता है वो होता है एन पी, मतलब कि लोअर एरिया का साइज ज्यादा है इन कंपैरिजन अपर एरिया ए एन, तो इसलिए जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या है 1 से मोर देन होगा, 2 3 इतना। तो इसलिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एंड पॉइंट पे वो क्या है ग्रेटर देन 1। अब देखो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल इन्फिनिटिव, मींस दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और एंड पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1। एंड पॉइंट पर अब देखो एंड पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, तो इसको हम क्या कहते हैं परफेक्ट रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। टी पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है इक्वल 1, मींस यूनिटरी इलास्टिक, ओके। और एम पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है लेस देन 1, मींस परफेक्ट रिलेटिवली इन इलास्टिक। और बी पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी है इक्वल 0, मींस परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल इन्फिनिटी परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रिलेटिवली इलास्टिक। एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 1 यूनिटरी इलास्टिक। एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 रिलेटिवली इन इलास्टिक। एंड लास्ट में है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 0 परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। अब देखो ज्योमेट्रिक मेथड में अगर हम चाहते हैं कि डिमांड करके डिफरेंट पॉइंट पे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करना है तो उसके लिए ओनली हम ज्योमेट्री मेथड को यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्री मेथड से ही हम डिमांड करके डिफरेंट पॉइंट्स पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट मेथड है वो कौन सा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्टली जो मैंने आपको परसेंटेज मेथड के बारे में बताया था, परसेंटेज मेथड, उसमें जो मैंने न्यूमेरिकल दी थी आपको, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी increase 10 to 15, then quantity demand
decreases then quantity demand decreases (25 to 20). Calculate price elasticity of demand. देखो कि अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज 10 to 15 हो जाता है प्राइस, तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, 25 से 20 हो जाती है। तो हमने परसेंटेज मेथड की हेल्प से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कैलकुलेट करना है, और ये सम आपने खुद सोल्व करके देखना है। और इसमें जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज करोगे आप? परसेंटेज मेथड का, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाई क्यू। तो इस मेथड से आपने इस सम को सोल्व करना है। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।